दोस्तों आज हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री और उसके इंटरप्रिटेशन को समझेंगे। इसका जो बेसिक फीचर है वो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि अलग अलग वोलाटाइल नेचर के आधार पर कंपाउंड को वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जो न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं उनको आयंस में आयंस के फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करके। जो आयंस जनरेट होते हैं उनको मास और चार्ज के रेशियो के आधार पर सेपरेट किया जा सकता है और फिर इन आयन को हम डिटेक्ट करते हैं और उसको करस्पॉन्डिंग यानी उससे संबंधित एक सिग्नल जनरेट करते हैं जिसके आधार पर एक मास स्पेक्ट्रोग्राम जनरेट होता है। जो मास स्पेक्ट्रोग्राम होता है वो मास और चार्ज के रेशियो और उनकी एबंडेंस यानी कि नेचर में उपलब्धता, उस कंपाउंड में उपलब्धता के आधार पर एक ग्राफ होता है जिसके आधार जो हमारा मास स्पेक्ट्रोग्राम कह सकते हैं उसको। इसमें ये जो हमारा टेक्निक होता है ये बहुत ही एक्यूरेट टेक्निक होता है किसी मॉलिक्यूल्स के किसी कंपाउंड के मोलर मास को फाइंड आउट करने के लिए और उसके एलिमेंटल कंपोजिशन को पता लगाने के लिए भी मास स्पेक्ट्रोमेट्री बहुत ही बेहतरीन टेक्निक होती है। अगर इसके इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इसके इंस्ट्रूमेंटेशन को यहाँ पे एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम आसानी से अगर समझना हो तो समझ सकते हैं इधर कि सबसे पहले एक इनलेट होता है जहाँ सैंपल इंजेक्ट किया जाता है, फिर उसको गैस फेज आयंस में कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स का यूज किया जाता है, फिर एनालाइजर का यूज किया जाता है, फिर आयन को डिटेक्ट करके एक डेटा सिस्टम में कन्वर्ट करके मास स्पेक्ट्रम जनरेट किया जाता है उसका हम फिर आउटपुट फाइंड आउट करते हैं। कुछ बेसिक डिफिनेशन यहाँ पर हमें समझना है कि मॉलिक्यूलर आयन पीक क्या होते हैं। तो किसी भी मान लो कंपाउंड है उसका मोलर मास m है, इसमें इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करने के बाद इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बाद अब हमारा जो मॉलिक्यूलर आयन होता है इसे हम मॉलिक्यूलर आयन या पेरेंट पीक बोलते हैं। तो ढेर सारे अलग अलग आयंस पीक जनरेट होते हैं। तो जिस पीक की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है मास स्पेक्ट्रोग्राम में उसको हम उसकी इंटेंसिटी को 100% कंसिडर करते हैं और उसको बेस पीक बोलते हैं। रेडिकल्स कैटायंस क्या होते हैं? जब हमारा कोई भी मॉलिक्यूलर आयन पीक जनरेट होता है तो क्या होता है इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा का मतलब हाईली अनस्टेबल होती है। हाईली अनस्टेबल होने की वजह से क्या होते हैं कि एक ढेर सारे छोटे आयंस में स्पेसिस में ब्रेक होते हैं जिनके पास एक ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको रेडिकल कैटायंस बोलते हैं। और साथ साथ जो छोटे पीक बनते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं अपने पेरेंट पीक से, जिनको हाईली स्टेबल होते हैं इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, लाइटर कैटायंस जो होते हैं उनको फ्रेगमेंट आयंस बोलते हैं। इनमें जो मास और चार्ज का रेशियो होता है उसको m/z से रिप्रेजेंट करते हैं। आइसोटोपिक पीक कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के प्रेजेंस की वजह से हमें मिलते हैं। यहाँ पर मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट होता है। ये रीअरेंजमेंट मास में बहुत ही कॉमन होता है। इसमें हमारा एक कोई फंक्शनल ग्रुप हेटेरोएटम जुड़ा होता है उसके रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा गामा पोजीशन पर। तो इसमें अल्फा अल्फा बीटा के बीच क्लीवेज होता है, अल्फा बीटा के बीच क्लीवेज होता है। जो गामा का हाइड्रोजन होता है वो इधर मूवमेंट करता है, रीअरेंजमेंट होता है, हमारा एक फ्रेगमेंट बनता है और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो गामा और बीटा के बीच में जनरेट होता है। इस अरेंजमेंट को, इस प्रकार के रीअरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट बोलते हैं। एक चीज हमें ध्यान देना है कि किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच, किसी भी दो मॉलिक्यूल्स का उनका मास नंबर सेम भी होने के बाद भी उनका एग्जैक्टली सिमिलर मास स्पेक्ट्रा नहीं हो सकता। मास स्पेक्ट्रा जैसे कुंडली सबकी अलग अलग होती है वैसे मास स्पेक्ट्रा भी दो कंपाउंड्स के एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते। उसमें स्लाइटली कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा उनके फ्रेगमेंटेशन का या बाकी मॉलिक्यूलर आयन का, या कोई ना कोई डिफरेंस उसमें जरूर होगा, एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते हैं। नाइट्रोजन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए। तो ये बताता है कि यदि ऑड नंबर में, जैसे यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ पर 3 नाइट्रोजन है, तो यदि ऑड नंबर में नाइट्रोजन किसी कंपाउंड में उपलब्ध है तो उसके जो मास होंगे, मास भी हमेशा ऑड नंबर में होंगे। लेकिन अगर इवन नंबर में, जैसे यहाँ पर 0 है, 2 है, 2 नाइट्रोजन हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो,
इवन नंबर में कुछ भी हो तो उसका मास नंबर हमेशा इवन में होगा। ये हमें बताता है कि नाइट्रोजन रूल यही बताता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ, अ मॉलिक्यूल विद एन ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन हैज एन ऑड मोलेकुलर वेट। और यदि उसके पास कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और विच हैज एन इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन हैज एन इवन मोलेकुलर वेट। ये हमारा नाइट्रोजन रूल बताता है। अब मास फ्रेगमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है, टेक्निक होती है। इसमें क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई जाती है, जिसके वो आयंस के रूप में होते हैं। वे आयंस फिर छोटे मॉलिक्यूल्स में फ्रेगमेंट हो जाते हैं, और इस फ्रेगमेंट होते हैं, इस प्रोसेस को मास फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो ये फ्रेगमेंटेशन का कई तरीके से फ्रेगमेंट हो सकते हैं। इसी के कारण जो हमारा फ्रेगमेंटेशन अलग अलग आता है, इसके बेस पर हम आइडिया लगाते हैं कि हमारा किस तरीके का कंपाउंड रहा होगा। तो ये हमारा बेसिक फीचर हो। क्यों ये फ्रेगमेंट में टूटता है? क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक होता है। हमारा जो पैरेंट का आयंस होता है हाईली एनर्जेटिक होता है। जो जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा तो उसका टूटना स्वाभाविक है, वो फ्रेगमेंट के फॉर्म में टूटता है। अब यहाँ पर कुछ चीज हम आपको बताने वाले हैं कि जो इसमें मास को इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई जाती है, उस 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी दी जाती है। क्योंकि ये एनर्जी सफिशियंट होती है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, जनरली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ब्रेक करने के लिए बहुत ही सफिशियंट होती है। एक बात और कि मास आपने जो पढ़ा होगा, मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ा होगा। स्पेक्ट्रोमेट्री होता है, इसको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने नहीं पढ़ा होगा। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण होता है कि इसमें जो एनर्जी दी जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दी जाती है, वो एब्जॉर्प्शन उसका नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन के लिए उसका यूज नहीं होता है। तो जब एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इसका दूसरा यूज होता है, यह एक आयंस जनरेट करता है, बाद में उसका हम डिटेक्शन करते हैं। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो सिंपल, जो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोसेस होता है, जितने मेथड्स होते हैं उससे बिल्कुल अलग होता है। इसलिए जो मास होता है, इसको मास स्पेक्ट्रोमेट्री बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको नहीं बोलते हैं। मास फ्रेगमेंटेशन के कुछ रूल्स होते हैं, अल्फा क्लीवेज, बीटा क्लीवेज। इन सारे चीजों को हम दूसरे एपिसोड में बहुत ही डिटेल से समझेंगे कि कैसे अल्फा क्लीवेज होता है, क्या क्या बनता है, बीटा क्लीवेज में क्या फॉर्मेशन होते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी होती हैं, कब मैक्लेफेटी रीअरेंजमेंट लगता है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि नाइट्रोजन रूल का क्या यूज है, कब लगता है। इसके अलावा एक और चीज है कि जैसे ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, इनकी जो अबेंडेंस है नेचर में जो इनकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, उसके बेस पर कैसे हम मॉलिक्यूलर आयन पीक को हम समझते हैं, उसके आधार पर कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं, इसके लिए हम अपने दूसरे एपिसोड में आपके लिए एक डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप दूसरे मेरे वीडियो का जरूर वेट कीजिएगा। और अगर आपको इसमें कोई भी चीजें नहीं समझ में आई होंगी तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।